हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का मंजू जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है संसाधन। आज से पिछली 3 कक्षा चल चुकी है और आज ये चौथी कक्षा है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भू निम्नीकरण और संसाधन संरक्षण के उपाय। देखते हैं भू निम्नीकरण क्या होता है। पेड़ पौधों तथा फसलों के वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भू निम्नीकरण कहलाता है। पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, मतलब कि उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, उसी को कहते हैं भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय देखते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। भूमि एक ऐसा संसाधन हुआ है जिसे हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल किए हैं और हम भी कर रहे हैं और हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो भी करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल्य आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं, जो हमारा मकान है, घर है और जो हमारे कपड़े हैं, उस आवश्यकताओं की 95% हमें भूमि से प्राप्त होती है। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। जो मानव क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो मानव काम कर रहे हैं, उसके कारण से न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान भी पहुंच रहा है। भारत में लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। जो भारत में 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि है वो निम्नीकृत भूमि है। उस 3 करोड़ में इसका 28% भूमि वनों के अंतर्गत है। जो 28% भूमि निम्नीकृत है वह वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। 56% क्षेत्र को जल द्वारा अपर्दित किया गया है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि की निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। जो हमारा भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसमें बात करें तो वनोन्मूलन मतलब वनों का अधिक कटाई, अति पशुचारण अधिक पशुओं को चाहना, खनन करना, जिसके कारण से भू निम्नीकरण अत्यधिक हो रहा है। खनन के कारण भू निम्नीकरण के बारे में देखते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जब हम लोग खनन करते हैं तो उसके बाद खदान वाले स्थानों को, जो खदान वाले स्थान हैं, उसमें गहरी खाइयों के साथ और मलबे के साथ खुला ही छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। खनन के कारण से बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ओडिशा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अधिक सिंचाई के कारण भू निम्नीकरण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगर हम लोग बात करें तो जो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो है उसमें बहुत अत्यधिक सिंचाई होती है, जिसके कारण से भी भू निम्नीकरण होता है। अगर हम लोग बात करें किसी भूमि पर अत्यधिक सिंचाई कर दे तो उस कारण से भी भू निम्नीकरण हो जाएगा। पंजाब में क्या है कि बहुत अधिक सिंचाई होती है, जिसके कारण से वहाँ पे भू निम्नीकरण हुआ है। और जो हमारी हरित क्रांति भी हुई थी वो पंजाब में भी हुई थी। मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। अधिक सिंचाई के कारण जो हमारी मृदा है उसमें लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, जिसके कारण से भी भू निम्नीकरण होता है। वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अगर बात करें जो हमारे वायुमंडल में धूल उड़ती है और उस धूल उड़ने के बाद उसकी परत भूमि पर जम जाती है, बैठ जाती है, जिसके कारण से वो मृदा जो है जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जो मृदा जल को सोख रहा होता है वो नहीं सोख पाता है, जिसके कारण से भी भू निम्नीकरण होता है। भू निम्नीकरण से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे बाढ़, जैसे हम लोग बात करें तो बाढ़, घटती उपज आदि। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू सकल उत्पाद घट जाता है और देश को कई
आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अगर हम बात करें भू निम्नीकरण से तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे बाढ़, घटती उपज। जब हमारा भूमि निम्नीकृत हो जाएगा तो उसमें अच्छी उपज नहीं होगी और हमारी उपज घट जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू सकल उत्पाद घट जाती है और देश को आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भू संरक्षण के उपाय हम लोग देखते हैं। अब भू निम्नीकरण को निम्न तरीकों से रोका जा सकता है। वनारोपण, चारागाहों का समुचित प्रबंधन। हम लोग वनारोपण, वनों को रोक के भू निम्नीकरण से बचा सकते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर रोक सकते हैं। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, जो भी हमारे पास सिंचाई का समुचित प्रबंधन करना चाहिए। फसलों की सही तरीके से कटाई करना चाहिए। खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा खनन प्रक्रिया हमें नहीं करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन, अगर हम लोग जो खनन कर रहे हैं उसके बाद में भूमि का सही से प्रबंधन करना चाहिए। औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन, जो हम लोग जो उद्योगों में जल प्रदूषित हो गया है उसको हम लोग सही से विसर्जन करें। सड़कों के किनारे पर वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ों को रोपना चाहिए। वनोन्मूलन की रोकथाम, हमें जो पेड़ दिन प्रतिदिन कटते जा रहा है उसको रोकना चाहिए। पेड़ों की रक्षक मेखला। मृदा संसाधन के बारे में हम लोग जानते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। जो हमारा मृदा है वो नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय में प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मिट्टी में खेती होती है और मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। अगर बात करें हम लोग तो जो मिट्टी है वो सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है और उस मिट्टी में ही पौधों का विकास होता है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण प्रदान करती है। और इसी मिट्टी में खेती भी होती है और इस मिट्टी में बहुत सारे जीवों का आवास भी होता है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आपको याद रखना है, मृदा एक जीवंत तंत्र है। आप लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बताइए मृदा एक कैसा तंत्र है, तो आप बताइएगा मृदा एक जीवंत तंत्र है। अगर हम बात करें तो मिट्टी के बनने में बहुत वर्ष लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में हम लोगों का लाखों वर्ष लग जाता है। मृदा का निर्माण देख रहे हैं हम लोग। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। शैलों के अपघटन क्रिया से मृदा का निर्माण होता है। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है तो आप बताइएगा शैलों के अपरदन से। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन। साथ में इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का योगदान होता है। अगर हम लोग बात करें तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। आपको बताया है 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक देख लेते हैं। उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अगर मृदा की बात करें तो जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनता है। देखिए हम लोग मृदा का वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। मृदा कितने भागों में बटा हुआ है उसी को देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि उसको किस आधार पर बांटते हैं। तो मृदा को हम लोग बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदा निम्नलिखित प्रकार की होती है। बात करें भारत में तो बहुत प्रकार की मृदा पाई जाती है। चलिए उनको हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की आयु कम होती है। यह मृदा भारत में पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें
तो नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान होते हैं उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की आयु कम होती है। तो आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा की आयु कम होती है या ज़्यादा होती है, तो आप लोग बताइएगा कि कम होता है। और जलोढ़ मृदा की बात करें तो भारत के पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा भारत के पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नाम की नदियाँ बहती है। जलोढ़ मृदा का संचयन नदियों के तंत्र द्वारा होता है। अगर बात करें जलोढ़ मृदा तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के पास होता है। उत्तर के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जो उत्तर का मैदान है उसमें जलोढ़ मृदा पाया जाता है। महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के निकट के तटीय मैदानों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के गुण देखते हैं हम लोग। जलोढ़ मृदा में सिल्ट, रेत और मृत्तिका विभिन्न अनुपातों में पाई जाती है। जब हम नदी के मुहानों से ऊपर घाटी की ओर बढ़ते हैं तो जल मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। याद रखिएगा आप लोग, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। यही कारण है कि उत्तर के मैदानों में घनी आबादी बसती है। घनों के आकार के अलावा मृदा को हम आयु के हिसाब से भी कई प्रकारों में बांट सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो उत्तर भारत के जो मैदान है उसमें घनी आबादी है। उत्तर भारत के मैदान में घनी आबादी है जिसका कारण है जलोढ़ मृदा, क्योंकि जलोढ़ मृदा में उपजाऊ शक्ति अधिक होता है और वहाँ पे उपज अधिक होती है। अब देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और इसके कण बड़े आकार के होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ याद रखना है कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं और इसके कण छोटे आकार के होते हैं। जो इसके कण है वो छोटे आकार के होते हैं। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहते हैं और इसके कण बड़े आकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना प्रचुर मात्रा में होती है। इसलिए यह मृदा गन्ने, धान, गेहूं, मक्का और दाल की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आगे देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काले रंग के कारण इसका नाम ही काली मिट्टी पड़ा है। जो काली मिट्टी है उस मिट्टी का रंग काला होता है, जिसके कारण से इसका नाम काली मिट्टी पड़े है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा कि काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में काली मृदा पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि दक्कन जो पठार है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में काली मृदा पाई जाती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में तथा कृष्णा और गोदावरी की घाटियों में पाई जाती है। काली मृदा में सूक्ष्म कण प्रचुर मात्रा में होती है। सूक्ष्म कणों के कारण यह मृदा नमी को लंबे समय तक रोक पाती है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और चूना होता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप लोग याद रखिएगा कि जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आप लोग बताइएगा काली मृदा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली मृदा किसकी खेती के लिए अच्छा है, तो याद रखिएगा कपास की खेती के लिए। कई अन्य फसल भी इस मृदा में उगाए जा सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग काली मृदा तक पढ़ लिए और इसके आगे क्लास आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।